वेलकम एंड गुड मॉर्निंग और आप सबको अस्सलाम वालेकुम इसी स्टेज से और इसी सेट से कि जहां रोज आप देखते हैं आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान आपके लिए सुबह से आगे में लेके आते हैं एक लाइनअप जो आपको स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड सुबह स्टार्ट करने में करता है हेल्प। और अगर हम आज की अच्छी बात करें, जिस तरह से हर एपिसोड का आगाज़ एक अच्छी बात से होता है, तो आई थिंक सेल्फ बिलीफ के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था पब्लिक हरासमेंट होती है, जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑनलाइन भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उसके अंदर सेल्फ बिलीफ ही होता है जो शेक होता है। तो आज का आगाज़ हम करेंगे सेल्फ बिलीफ के मैसेज के साथ, और वो ये है कि मेहनत करते रहें पूरे यकीन के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में यकीन रखें एंड लीव द रिजल्ट ऑन गॉड। अपनी तरफ से आपने 100% मेहनत सच्चे दिल के साथ पूरी करनी है। आयशा, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि इकबाल ने क्या खूब कहा था कि नुक्ताए परकारे हक मर्दे खुदा का यकीन, ये बड़ा ज़रूरी है भाई। आपने सेल्फ बिलीफ की बात की तो मेरे जहन में फ़ौरन से इकबाल आ गए। अहम बात यह है कि सेल्फ बिलीव के लिए अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला सकें या फिर अपने पूरे दिन को तरतीब कर सकें। तो हम आ जाते हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए रोज़ाना हर सुबह 10:03 के ऊपर। तो आज सबसे पहले हमारी स्टोरी जिसके बारे में हम बात करने लगे वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात, जिसका पहला मरहला उसकी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और कुछ गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। अभी तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग आगे, पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है। मीरपुर, कोटली और भिंबर के अंदर 13 हलकों के ये पहले मरहले के इंतखाबात थे, जिसके अंदर नून लीग को मिली हैं 7 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीती हैं, जबकि 3 हलकों के मुकम्मल नताइज आना अभी बाकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी अपनी नशिस्त नहीं जीत सके हैं और उन्हें नून लीग के चौधरी तारिक फारूक के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एंड वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशन जो है ना वो कायम रही है, एलिंग जो है वो गिर चुका है। बहरहाल जी, हमने इसके ऊपर ज़रा बात करनी है कि क्या ये वही नताइज हैं जिनकी तवक्को की जा रही थी या फिर मुख्तलिफ नताइज की तवक्को थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग हो। 35,287 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं जनाब आली साबिक वज़ीर चौधरी अनवारुल हक के जो ओपोनेंट थे चौधरी तारिक फारूक साहब। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत है सारे मामले पर बात करने के लिए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, MNA है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एट द सेम टाइम पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के रुकन भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद नज़र आ रही थी, बिलावल साहब भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने खिताब किया और काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना क़ुव्वत नज़र आ रही थी तमाम जलसों के अंदर भी और तकरीरों के अंदर भी। लेकिन सिर्फ 3 नशिस्तें अभी तक आई हैं, ये तवक्को की जा रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि हमें इन नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने वहाँ पे FIR भी कटवाई है। उसमें हमारा एक कोटली में कारकुन भी शहीद हुआ है और धानली जो है जिसमें डब्बे बोट के घर पे लेके चले गए थे वो वहाँ से फिर मंगाए गए हैं। ये सब चीज़ें बड़ा वाज़ा बतलाती हैं कि हमारे इलेक्शन के नताइज पे तहफ़्फ़ुज़ात है और उसके लिए हमने जो कानूनी रास्ता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया हुआ है। अब वो देखिए उस पर क्या फैसला करते हैं। जो डब्बे उठा के लेके गए थे वहाँ इलेक्शन दोबारा भी हो सकता है। ये सब चीजें भी बाकी बड़ा कब्ज़ वक्त है इसके ऊपर बात करना। बट आपके सवाल का जवाब ये है कि यस वी हैव कंसर्न, वी हैव रिजर्वेशन, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसमें कुछ धानली के हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसी खबरें कल हमें राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी मिली। उन्होंने भी हेडलाइन बनाई थी कि कुछ बक्से जो हैं वो मिले हैं। एक तरफ आप भी एतराज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ नून लीग जिन्होंने ज़्यादा नशिस्तें जीती हैं वो भी एतराज़ कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कुछ। नहीं, ये तो अब आप इलेक्शन कमीशन का काम है उन तमाम शिकायतों पे जो उन्हें दी गई हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने भी दी हैं, कमरुज़्ज़मा कायरा ने भी दी हैं, तो वो एड्रेस करके उसकी फैसला करें कि जी इन इलाकों में क्या दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे, रिकाउंटिंग दोबारा है, क्या तरीक़ेकार है। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सेटल करना है, हमें मुतमईन करना है। वी आर वन ऑफ द एक्टिव पार्टी और लेकिन हमने जमहूरियत का रास्ता कोई में रुकावट नहीं बनने दी। हमने
इन इलेक्शन की भरपूर हमायत की। बिलावल साहब कैंपेन में गए और हमने भरपूर कैंपेन रन करी। और साथ साथ इसमें एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा कि ये कॉल ऑफ का था कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। तो मैंने अभी जो 15 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग हुई थी कश्मीर कमेटी की, उसमें उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कश्मीर के आइन में न केयरटेकर गवर्नमेंट की इजाजत है और न प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर बढ़ाने की कोई प्रोविजन है, कोई गुंजाइश है। लिहाजा 4 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का जब टेन्योर खत्म होता है तो 5 को क्या होगा अगर इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि वो तो न पीएम का एक्सटेंशन हो सकती है न केयरटेकर बनाई जा सकती। तो मुझे खुशी है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने भी सपोर्ट किया इलेक्शन को। इलेक्शन हुए और उसमें सही है। ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सपोर्ट इलेक्शन की और इलेक्शन को टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें गुंजाइशें बनाने की, तो जो ग्रीन बसेस आई हैं, आपको क्या लगता है कि इस मूव का कितना असर पड़ा है इस इलेक्शन पे? बिकॉज इसको पॉलिटिकल ब्राइबरी भी कहा गया, कोर्ट किया गया मुख्तलिफ जगहों पे। बिल्कुल गैर कानूनी आई, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में उनको दे के और बैनर लटका के और वो शहर में गर्दिश करें, ये कोई कानून इजाजत नहीं देता। ये इलेक्शन कमीशन के कवानीन में बिल्कुल खुली जो है खिलाफ वर्जी है। लिहाजा वो भी एक चीज देखना है कि भाई ग्रीन बसेस आपने 20 लेके और वो 1-2 दिन पहले बैनर लगा के चीफ मिनिस्टर साहब के क्या आप मैसेज दे रहे हैं? हमारे तो ये LA2 में जो कासिम मजीद साहब की सीट है कि जहां ये वोट्स लेके जीते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग जो कि ये इन्फ्लुएंस नहीं हुए इन बसेस से, बाकी लोग हो गए इन्फ्लुएंस? क्यों? क्या एक ही पब्लिक के अंदर इन्फ्लुएंस पाया भी जाएगा और नहीं भी पाया जाएगा? देखिए, अभी इलेक्शन के बहुत मराहिल बाकी हैं। इस वक्त कोई राय कायम करना आपकी या मेरी गैर मुनासिब होगा। अभी 27 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद 2 अगस्त को जो है मुजफ्फराबाद में डिवीजन में, उसमें 12 रिफ्यूजी सीट्स हैं जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है। उसमें बड़े तर्जात और जुलूस वगैरह जो हैं रावला कोर्ट में आपने देखे। फिर 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में, उसमें भी 3 है। तो ये अभी इलेक्शन बाकी है और मरहलावार वो इलेक्शन हो रहे हैं जो मैंने तारीख बतलाई 3 मरहलों में। वैसे तो मेरे जाती राय में यह था कि इलेक्शन के रिजल्ट एक साथ सुनाए जाते ताकि एक मरहले के रिजल्ट दूसरे मरहले के नताइज को मुतासिर ना करते। पर बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इनके अलग-अलग रिजल्ट सुनाने का फैसला किया है। कोई अलग डिबेट है। बिफोर वी लेट यू गो, ये जो कुछ फैसले किए गए हैं पार्लिमानी कश्मीर कमेटी की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस करवानी है कश्मीर इशूज से रिलेटेड और दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाएगा। एट द सेम टाइम पाकिस्तान से लोग भी, ये जो कश्मीर कमेटी के अरकान हैं वो बरतानिया, यूरोपीय यूनियन जाएंगे। इसके बारे में ज़रा बताइएगा, मकासद क्या होंगे इसके पीछे? देखिए, ये कमेटी की मीटिंग थी पार्लियामेंट हाउस में। तमाम सियासी जमातों के जो मेंबरान हैं, कोई 20-22 मैंने मेरे समय उसको अटेंड किया गया था। और उसमें ये जो जुलूस वाला और जो हॉस्टाइल एक एटीट्यूड है और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवानों को भी मारा गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, बेहुरमती की गई है, पुलिस की भी, रेंजर्स की भी। तो इन सब पे हमने ये कहा था कि तशवीश है और आज़ाद कश्मीर का एक और सिर्फ डायस्पोरा जो है गैर मुल्की गैर ममालिक में, जो बिलखुसूस यूके में है, मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, लंदन में, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। और हमने जकरिया साहब को बुलाया जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे यूके में, उनके अच्छे रवाबित हैं और उनको एक टास्क दिया था कि उन डायस्पोरा को गैर ममालिक में जो हैं पाकिस्तान के और कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं ऑन बोर्ड ले, ब्रिज के तौर पे उनको इस्तेमाल कराएं। और उन्होंने अपना रोल
फाल अदा भी करा है और चाहते भी थे करना। तो ये हमने डायलॉग की बात भी जारी रखी है ताकि दरवाजे बंद न हो डायलॉग पे। लेकिन हमने ये बताया कि आपके 38 में से 35 मुतालबे हमने मान लिए। उसमें MRI मशीन है, CT स्कैन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटे ड्रेन है, वो सब बात मान लिए। उनका उसमें एतराज़ गेहूं ये है ना की कि कीमत मरकजी मुतालबा उनका नहीं माना गया, उनका सबसे बड़ा एतराज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद Thank थे, you. पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के रुकन, MNA पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और हमारा भी यही मानना है कि जब तक तीनों मराहिल मुकम्मल नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी फैसला या कोई भी अंदाजे लगाना, उसको सिर्फ हम बिल्कुल। अंदाज़ा ही कह सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस ब्रेक पे आप जो भी कुछ कर रहे थे या आप खा रहे थे या पी रहे थे, आपकी हेल्थ आपके प्रॉबली दिमाग में नहीं थी। इसी एब्सेंस ऑफ माइंड, यही जो आप तवज्जो नहीं अपनी सेहत को देते, इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाते हैं। बीमारियों से बचना आपका फ़र्ज़ सिर्फ इस तरह से है कि अगर आप ख्याल रखें हाइजीन का, हेल्थ का, और जहां आप जाते हैं वहां का, कि आप तक कोई वायरस या बैक्टीरिया ना पहुंच सके, और उसके बाद फिर सेहत, ज़िंदगी और बाकी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी चाहिए। आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के लिए, हेपेटाइटिस की अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और लोगों के आगे लेके आने के लिए इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, और जिसका मकसद इस संगीन मर्ज के बारे में लोगों के अंदर आगाही पैदा करना है और इससे बचाव को फ़रोग देना है। क्योंकि हर वक्त हर इंसान के अंदर जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो जब जगह बनाता है तो इसकी बर वक्त तशख़ीस और इलाज, आज हम लोग 2026 में ऐसे ज़माने में जी रहे हैं कि ये सहूलियात सबको मुयस्सर हैं। हम पहुंच सकते हैं ऐसे जगहों तक कि जहां पे हमें स्क्रीनिंग और इलाज मुहैया किया जाए, और करोड़ों लोग हैं जो इम्पैक्टेड हैं। इस साल इस दिन का जो थीम बनाया गया है वो इसी वजह से बनाया गया है, हेपेटाइटिस। आइए रुकावटें ख़त्म करें। और रुकावटें क्या हैं? रुकावटें हैं कि आपको टेस्ट तक, स्क्रीनिंग तक, वो जो टैबूज बनाए हुए हैं, हो है बीमार हो गया, ब्लड टेस्ट करा रहा है, इन चीज़ों को बीच में से आप हटा दें कि ताकि हम सब के लिए आसानी पैदा हो जाए कि हम लोग इलाज तक पहुंच सकें। जिसकी आपने बात की ना, वो उस बीमारी से ज़्यादा बड़ा डर होता है, इस वजह से लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते। तो आज ज़रा हम हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बात करेंगे। कोई पहली मरतबा बात नहीं हो रही, टीवी की तारीख के अंदर, मास मीडिया की तारीख के अंदर हज़ारों मरतबा बात हुई होगी, लेकिन हमारे क्योंकि मेमोरी ज़रा थोड़ी कमज़ोर होती है तो बार बार इसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी को जाकर देखना चाहिए कि कैसी ज़िंदगी होती है। और ये डिस्कशन हम करेंगे एक एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा वक़ार नियाज़ी साहिबा। वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, हेपेटाइटिस किस कदर ख़तरनाक या कैसी बीमारी है ये कि जाने भी ले जाती है? प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, हेपेटाइटिस को हम एक साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि अमूमन हेपेटाइटिस बी या सी उसी वक्त पता चलता है जब आपका जिगर काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, और ये 10 से 20 साल तक आपके जिस्म में छुपा हुआ रह सकता है। अंदर ही अंदर जिगर को सुकेड़ देता है, उसको नाकारा कर देता है और लिवर के कैंसर का मौजिब भी बनता है। तो आप देखें कि वो 15 से 20 साल जो एक आदमी ने लाइल्मी में गुजारे और उसका एक बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन डैमेज हो गया, वो चीज़ टोटली काबिल इलाज है सिर्फ उसके बर वक्त पता चल जाने से, उसकी वैक्सीन करवाने से और उसकी जो हिफाजती तदाबीर है उनको फॉलो करने से। बी एंड सी दोनों हेपेटाइटिस के अंदर फ़र्क जो है वो थोड़ा सा बताइए क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, वो कॉमन है। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है अनस्क्रीन्ड, उसमें कंटेमिनेटेड सर्जिकल आलात हैं अगर वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड नहीं है। सही। ये जो रेजर्स और उस्तरे और जो लोग टैटूज़ कराते हैं और इवन ये जो सैलून के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, इवन सिरिंजेस। जी, और सिरिंजेस, इनसे और उसके अलावा माँ से बच्चे को। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का कॉमन है। बेसिक फ़र्क ये है कि हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, वो आपकी बॉडी के डीएनए से के अंदर इनकॉर्पोरेट इजीली हो जाता है, और इस वजह से हेपेटाइटिस बी के साथ लिवर कैंसर का रिस्क एज कम्पेयर टू सी ज़्यादा है। और हेपेटाइटिस बी की इरेडिकेशन भी उस तरह से मुकम्मल नहीं है जैसे हेपेटाइटिस सी की है।
हेपेटाइटिस सी एक आरएनए वायरस है। इसको पहले अपने आप को चेंज करके डीएनए में चेंज होना होता है और फिर हमारी बॉडी में ये जमा हो सकता है, लिवर में डिपॉजिट हो सकता है। तो और ये कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो मॉडर्न दवाइयाँ हैं उनके साथ 3 से 6 माह के इस्तेमाल से सक्सेस रेट 95% है। सी का जी जी जी। ठीक और है। हेपेटाइटिस सी के साथ एक मुकम्मल क्योर अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा गाइड करते चलें कि पूरी दुनिया के अंदर आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो बी और सी के साथ हेपेटाइटिस बी और सी के साथ गुजारा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनको होगा हेपेटाइटिस लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम कैरी कर रहे हैं वायरस? इनमें से मेरा ख्याल है यूँ समझिए कि कम से कम 50 से 60% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें हेपेटाइटिस है। अभी तक मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो ब्लड डोनेट करने गए और वहाँ टेस्ट हुआ स्क्रीनिंग के By टाइम पे chance। तो उनको पता चला। लोग जॉब्स के लिए गए, वहाँ जॉब के टाइम पे इंडक्शन पे टेस्ट हुआ तो उनको पता चला। तो अभी तक हमारे पास पेशेंट्स आ रही हैं। वैसे तो अब वो ईपीआई प्रोग्राम में शामिल है इसकी वैक्सीन। अब तो 2000 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको वैक्सीन, इवन मेरे अपने बच्चों को लगी हुई है। लेकिन ठीक जो है। हम लोग हैं हमारे ज़माने में तो वैक्सीन नहीं थी। हमारे तो ये हमारा अपना फ़र्ज़ है। हमारे अब तक- ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि 2000 के बाद से सबकी वैक्सीन होगी, इसका मतलब हमारी नहीं हुई। जी जी मतलब मुझे डर लग रहा है आपसे बातें सुनते हुए इस जी वक्त। जी 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 जी। तो इसलिए मेरे ख्याल में बर वक्त टेस्टिंग जो है ना वो की होनी चाहिए। वो तमाम ओके। लोग जो उससे पहले पैदा हुए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटे से पॉज की। व्यूअर्स आपके फैमिली में भी होंगे पेशेंट्स और आपको क्वेश्चंस भी होंगे। लाइव कॉल्स हम ले रहे हैं, बी श्योर कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मौके से फ़ायदा उठाएं, कॉल कीजिए और आप इनसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब कंटिन्यूइंग ऑन विद दिस कि जो हेपेटाइटिस बी और सी आपने कहा 50% तकरीबन, यानी कि 15 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में वो चल रहे हैं, उनको नहीं पता जी, कि जी, हम लोग ये टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है? ये बात हो रही है ग्लोबल रिकॉर्ड्स की। Globally, ठीक है कि वहाँ पे 30 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनको। डॉक्टर साहब बच्चों में हेपेटाइटिस कितना कॉमन है? क्योंकि बच्चे बाहर से खाना भी खाते हैं, बाहर से आइसक्रीम्स खा ली, मतलब जूसेस पी लिए। हेपेटाइटिस बी और सी इनका तो खाने से ताल्लुक नहीं है। इनकी जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ ब्लड प्रोडक्ट्स, सिरिंजेस, सर्जिकल आलात और माँ से बच्चे को है। लेकिन जो आम हेपेटाइटिस जिसको लोग पीला यरकान कहते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई है। ए और ई। वो तो बहुत कॉमन है। वो तो सारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। तो बच्चों को बाहर से खाने पीने से, खासतौर पे जो खुली चीज़ें हैं ना या जो खुली शॉप्स हैं वहाँ से खाने पीने से अवॉइड करना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं सेफली कि अगर आपका माहौल इर्द गिर्द का साफ़ है, जो चीज़ें आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको ये बीमारी लगे, अगर एक्सटर्नल सोर्स से लगनी है तो? जी जी। जैसे अब डिस्पोजेबल सिरिंजेस आप देखिए रेडिली अवेलेबल है। अब वो ज़माना तो नहीं है जैसे 30 साल पहले वो सिरिंज उबाल के रीयूज़ की जाती ग्लास थी। सिरिंजेस जी 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 जी। तो अब तो डिस्पोजेबल आपके सर्जिकल आलात मौजूद हैं। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हर सर्जरी से पहले हेपेटाइटिस बी और सी चेक करवाया जाता है, बल्कि अब तो HIV भी उन्होंने शामिल कर दिया है। तमाम जैसे एंडोस्कोपीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, डेंटल प्रोसीजर्स हैं, डायलिसिस रूम्स हैं, वहाँ प्रोटोकॉल्स बना दिए गए हैं कि हर 3 मंथ्स के बाद आप टेस्ट करें। जो लोग रेगुलरली खून लगवाते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं और बोन मैरो की बीमारियां हैं जिसमें खून लगता है, डायलिसिस पेशेंट्स हैं जिनका बार बार ब्लड से एक्सपोजर होता है, तो उन सब के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं अच्छे सेंटर्स में, उसमें एवरी 3 मंथली हेपेटाइटिस बी और सी। अगर हम कंपेयर करें दुनिया के साथ, दुनिया में इसका जैसे इलाज हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है? जी जी। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल ना हो। ओके। 2011 में एक नई दवा आई थी दुनिया भर में सोवाल्डी के नाम से, और मेरा ख्याल है विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स वो पाकिस्तान में अवेलेबल थी। 1990s में हमने इंटरफेरॉन के साथ इलाज किया लोगों का। वो टीके लगते थे एक दिन छोड़कर एक दिन, या जैसे वो हर हफ्ते में एक टीका जिनसे बुखार होता था। लेकिन अब हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल हैं। और हेपेटाइटिस सी के लिए तो बहुत, यानी अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट नाइव है, पहली दफ़ा ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो सिर्फ उसका 12 वीक्स का कोर्स है, एक गोली रोजाना। इसको देखा जाए तो क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस सी की? नहीं, अब जो इसका ट्रीटमेंट है वो रफली महीने का 12 से 13 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है। और ज़्यादातर तो 3 आपके पास महीने का- पेशेंट्स जो हैं वो किस सोशल क्लास से आते हैं? आर दे हमारे एफ्लुएंट या पास वो? मिक्स सोशल क्लास से आते हैं। लेकिन ये कि गवर्नमेंट लेवल पे THQs और DHQs में हेपेटाइटिस सी और बी की दवा अवेलेबल है, वो आपको वहाँ से फ्री मिलती है।
यानी गवर्नमेंट ने इस तरह से बहुत काम किया है इसमें। तो ये जो थीम है, आइए रुकावटें ख़त्म करें, जी, कौन सी रुकावटें हैं जो अब हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है? अगर आप पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर सकें तो। रुकावटें अभी भी नंबर 1 एक तो सोशल स्टिग्मा, इसको हेपेटाइटिस है, हम इसके साथ बैठेंगे नहीं, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, इसके बर्तन अलहदा कर दो। ठीक है। तो मेरा ये भी एक पैगाम है कि हाथ मिलाने से, पास बैठने से, इकट्ठा खाना खाने से, एक सोशल इंटरेक्शन से हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता। कंटेजियस नहीं है ये? नहीं, इसको Okay. स्टिग्मा नहीं बनाई, तो ये तो एक बहुत बड़ी रुकावट तो ये है। और ये आप बी और सी की बात कर रहे हैं। अगर हेपेटाइटिस ए वाले पेशेंट का जूठा पिएंगे या खाएंगे तो जी, उससे वो हो सकता फीको ओरल है, तो उसमें ये है कि ठीक है। और कौन सी रुकावटें? अच्छा, दूसरी रुकावट, अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वंस वो उनको ये पता चले कि मुझे हो गया है, वो समझते हैं दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, अब बस मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड दे स्टे एट होम। उनको वो महसूस भी तो करवाया जाता है ना, जी। उसको काबिले तरस निगाहों से जब आप देखेंगे तो वो फील करवाया तो जाता है। तीसरा, लोग ये समझते हैं शायद इलाज बहुत महंगे, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वी शुड स्टे एट होम। राइट। तो फिर लोग ये भी समझते हैं ये तो क्योर इसका नहीं है, और वो लोग खौफजदा भी हो जाते हैं। तो बस बताने का मकसद यही था, अवेयरनेस यही है कि अवेयरनेस पैदा की जाए कि हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं, हमारे पास इलाज भी है, इलाज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और लोगों को अपने राइट्स को भी पहचाने कि जब भी ब्लड लगेगा वो स्क्रीन किया जाएगा, सर्जिकल आलात इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो स्टेरिलाइज्ड हों या डिस्पोजेबल हों। तो और बच्चा जो है, अगर एग्जांपल एक माँ को हेपेटाइटिस बी है और वो उसके बेबी पैदा हुआ है, तो उसके बेबी को वैक्सीन भी लगेगी और बेबी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगेंगे। हम जो अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को हम डबल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। वैक्सीन तो सब बच्चों को लगती है ना, उस बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगती हैं। राइट। आपने लिख लिया ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो जो बातें डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे राइट्स का भी पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो गया, इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रीटमेंट भी मौजूद है, वैक्सीन भी मौजूद है, और बहुत महंगा नहीं है, तो इस बारे में भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लवली टू हैव यू ऑन द शो। ये बड़ा ज़रूरी होता है जनाब कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि जो हमारी ज़िंदगी के कुछ मसाइल या कुछ मुसीबतें हम पर टूट पड़ती हैं तो हम बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़कर बैठ जाते हैं। उस वक्त हमें ज़्यादा हिम्मत करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने की ज़रूरत है कि शायद ये आजमाइश के तौर पर आया, मेरे सब्र का इम्तहान, मेरे ईमान का इम्तहान देना। बिल्कुल। इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है दिस टू शैल पास। और एक और बात मैं एंड में कहता चलूँ कि फ्री आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेशंस तहसील हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग करवाएं और जाके आप मेडिसिन लें अगर आपको है तो। अच्छा, इश्यूज़ के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो हमारा मुल्क इस वक्त मानसून के एक इशू में से गुजर है, लेकिन हम इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब आप वापस आएंगे आपको करेंगे हम अपडेट, हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सपर्ट। तो सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट मामला जिसके ऊपर हर रोज़ बात करना ज़रूरी है, और हम करते भी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शदीद मानसून बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है, और इन बारिशों की वजह से हमारी अपनी नाअहली की वजह से सैलाब बन जाते हैं ये, और उसकी वजह से होता है नुकसान। दरियाए चनाब की बात करें तो वहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से तहसील जलालपुर पीरवाला में जमींदारा बंद टूटने से 5 बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 बस्तियों के अंदर बसने वाले लोग जो हैं उनके वो किस तरह से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। दरिया किनारे आबाद इलाकों से मकीनों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी भी की है, जबकि दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से बंद टूट गया, जिसकी वजह से रहीम यार खान के 3 देहात में पानी दाखिल हो गया और खड़ी फसलें जो हैं वो भी पानी में डूब गई। एग्रीकल्चर को तो बहुत नुकसान होता है। हमने पिछले फ्लड्स में भी देखा कि सबसे ज़्यादा बागात और दोबारा कभी उस तरह से उग भी नहीं पाते, क्योंकि आप सिर्फ माल्टे को ले लें तो 1 साल 3.5 साल लग जाते हैं उसको फल देते देते, और आम वगैरह तो 5-8 साल। खैर, शेखुपुरा में गांव जो है उसका नाम है हडियाला विरका, और इस समेत कई बस्तियां ऐसी हैं जो ज़ेरे आब आ गई हैं, और तैयार फसलें थीं जो शदीद मुतासिर हुई हैं। सैलाबी रेले की वजह से अक्सर जो एरियाज़ थे उनके अंदर मिट्टी मूव करती है, और उस मिट्टी की वजह से घर और जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वो तमाम तर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब लाहौर सेक्शन पर रेलवे जो है, शेखुपुरा से लाहौर सेक्शन के दरमियान रेलवे जो है, इसका पुल भी मुतासर हुआ है, गिर गया कुछ पार्ट इसका। और इधर महकमा मौसमियात ने खबरदार ये किया है, कहा है कि कल से यानी कि 29 से, जो हम आप पिछले सेगमेंट में जब कवर किया था तो आपको बताया था कि नया स्पेल होगा मानसून का जो शुरू होगा, और इस नए स्पेल के अंदर नीचे सिंध तक इफेक्ट्स होंगे, जिस तरह
तरह से डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे और वो आपको बता रहे थे। खैर बालाई इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ये सिलसिला ताकतवर बारिशों का जब दाखिल होगा और जो सिस्टम है ये सारा अफेक्ट होगा, उसकी वजह से इस्लामाबाद रावलपिंडी से ऊपर की तरफ आप जाना शुरू हो जाएं तो उसके अंदर फिर कश्मीर आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। इन तमाम नॉर्थ के जो इलाके हैं इसके अंदर शदीद बारिश, फ्लैश फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और जो कि दीगर डैमेजेस हैं अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग ज्यादा हमारे पास होगी, इवेंट्स जो है ना उनका भी मसला हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनडीएमए एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बुशरा खालिद साहिबा, जो कि क्लाइमेट साइंटिस्ट भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि एनडीएमए की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो महकमा मौसमियात कह रहा है कि कल से एक नया स्पेल दाखिल होने के लिए तैयार है मॉनसून का। एनडीएमए की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से इलाके इस वक्त ज़्यादा ऐसे हैं जहां पर तवज्जो दी जा रही है एनडीएमए की तरफ से कि यहां पर ज़्यादा ख़तरा मौजूद है, तो यहां पर बेहतर इंतज़ामात होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। एनडीएमए की तरफ से जो है वो बहुत सारे इलाकों को जो है वो निशानदेही की गई है और उनके ऊपर जो है वो रेस्क्यू के लिए और जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं अगर वक्त पर ज़रूरत पड़े तो फिर उसके लिए जो है वो किए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो इलाके हैं आगे जो आइंदा स्पेल शुरू हो रहा है कल से, उसमें जैसे कि आपको पता है कि हैवी टू हैवी डाउनपोर्स आर एक्सपेक्टेड, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलाके हैं और अपर केपी के इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिशों का इम्कान है जिसकी वजह से जो है वहाँ पर बहुत इंतज़ामात इस तरह से किए गए हैं कि हमारी मॉनसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हम रेगुलर करवाते हैं और इसी तरह जो हमारी ERC मुजफ्फराबाद भी इमरजेंसी रिस्पांस कमेटीज हैं रहेगा बारिशों से, क्योंकि नेक्स्ट एजे के इलेक्शन का मरहला जो है वो 2 अगस्त को होने वाला है, तो क्या हम उस वक्त भी देखेंगे 2 अगस्त को भी बारिशें हो सकती हैं ज़्यादा, स्पेशली मुजफ्फराबाद की अगर बात करें? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। कल से बारिशें शुरू हैं जो बालाई इलाकों में ज़्यादा होंगी और फिर बाकी जो सदरन पंजाब और सदरन केपी और बलूचिस्तान और सिंध के ऊपर जो है वो हल्की फुल्की बारिश होगी। लेकिन जो 30 जुलाई के बाद और 31 जुलाई से 3 अगस्त तक जो सिलसिला शुरू होगा वो काफ़ी हैवी होगा, तो डेफिनेटली मुजफ्फराबाद और कश्मीर के दीगर इलाके भी जो हैं वो उससे मुतासिर होंगे। इट्स गुड थिंग कि रेफ्यूजी सीट्स के ऊपर पोलिंग होने जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगे उससे। आई थिंक थोड़ा सा ना डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट की तरफ फोकस करना चाहिए। हम लोग चलें, ये मॉनसून सीज़न गुजर जाएगा, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि किस तरह से जो पंजाब में फसलें डैमेज होती हैं, बागात डैमेज होते हैं, जो एग्रीकल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेजेस आते हैं, इसके लिए बाकी के सीजन्स की प्रिपरेशन में क्या स्कीम बनाई जाती है कि मॉनसून आए तो हम तैयार हों, और वो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की जाती? हम लोग जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस कमेटीज़ भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें तमाम सूबाई जो और सूबाई और ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ जो है वो हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है वो मैकेनिज़म्स डेवलप हो रहे हैं और हम उनकी उसके अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं उनके साथ और उनको उसके ऊपर गाइड भी करते हैं और लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशंस भी हम मोर जो है वी आल्सो मेक इट मोर स्ट्रेंथन टू लाइक cope with any disasters. What should we expect in the end? ये बता दीजिए डॉक्टर साहिबा कि क्या हम पिछले साल की निस्बत कुछ कम नुकसानात देखेंगे? क्या बेहतर इंतजामात पिछले साल की निस्बत किए गए हैं एनडीएमए की तरफ से कि नुकसान कम हो? जी बिल्कुल। एक तो हमारे पास बारिशें जो हैं वो पिछले साल की निस्बत काफ़ी कम है, तो उसके अगर नज़रिए से भी हम देखें उस पर्सपेक्टिव में भी तो इतनी ज़्यादा डैमेजेस नहीं होंगे, लेकिन पिछले साल की निस्बत एनडीएमए ने इस बार ज़्यादा जो है वो तैयारी की है और पहले से ज़िले और सूबाई इंतज़ामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू के लिए और जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस टीम्स हैं और जो मशीनरी है वो मानसून के स्टार्ट होने से पहले ही हमने ऐसे इलाकों की निशानदेही करके वहाँ पर पहुँचा दी है। और इसके अलावा हर वीक जो है वो हम इस तरह की 2 कॉन्फ्रेंसेस जो है वो करवा रहे हैं जिसमें तमाम ज़िले
जिलाई और सूबाई इंतज़ामिया जो है वो एक दूसरे को अपडेट करते हैं, जो हम NDM में मुनक़िद करते हैं। आज भी हमारी एक मानसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें हम जो है वो देखते हैं कि क्या जो है वो मैकेनिज़्म उस तरह से, जिस तरह से हमने उनको कम्युनिकेट किया था, उस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसमें क्या कमी है ताकि हम उस कमी को पूरा कर सकें। और पिछले साल के मुकाबले में आपने टाइम निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया। लेट्स होप हम लोग फायर फाइटिंग सिचुएशन से बाहर निकल के आके जिम्मेदारी के साथ जो कि है वो एज अ कॉम परफॉर्म करें और मानसून के अंदर आने वाले सैलाब से अपनी फसलों को, लोगों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा पाएं। व्यूअर्स, इसी के साथ वक्त हो जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का। वापस आते हैं तो मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुश आमदीद। एक सवाल से आगाज़ करते हैं और वो सवाल है कि इल्म किसे कहते हैं या उस्ताद किसे कहते हैं। हमें जावेद साहब कहते हैं इल्म है शय को सूद देना, यानी कि एक शय का तारुफ मुझे मिल गया है, उस तारुफ के ऊपर जो मैं बिल्ड करूँगा, जो मैं मानी दूंगा किसी भी शय को, उसे इल्म कहते हैं। इल्म इस बात का नाम नहीं कि आप जहन के अंदर हाफ़ज़ा जो है ना आपका अच्छा है और आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी इल्म की कर लिया है तो आप अपने आप को आलिम मानना शुरू हो जाएं। और उस्ताद वो होता है जो तुम्हें तुमसे छुड़ा कर ले जाए, जो इस बात का फ़ैसला मुश्किल करवा दे कि आप उस्ताद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने वालिद से। ये मैं सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर और गैर मुल्की मीडिया के ऊपर एक ख़बर जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, और वो ये है कि न्यूयॉर्क के एक मकामी स्कूल ने ह्यूमनाइड रोबोट टीचर मुतारिफ करवाई है, जिस पर असातिज़ा की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। ये खबर जो ना एहतजाज की, ये सुनने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि वाकई में अभी भी कुछ लोगों के अंदर सेंस बाकी है। स्कूल इंतज़ामिया ये कहती है कि तकरीबन 57,590 डॉलर मालियत का ये जो ह्यूमनाइड रोबोट है, इसका नाम भी है सेली, इसको तलबा को ज़ाती नौयत की तालीम फराहम करने और ऑनलाइन तदरीसी मुआविन के तौर पर इस्तेमाल करने का मनसूबा बनाया गया। लेकिन इस मनसूबे पर असातिज़ा भी एहतजाज कर रहे हैं, वालिदैन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि मकामी आबादी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है एंड देयर राइट इन डूइंग सो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तालीम सिर्फ मालूमात की मुंतकली का नाम नहीं है, ये तरबियत का नाम है, ये अक़दार की मुंतकली का नाम है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो कुछ हमने सीखा है उसको मुंतकिल करने का नाम है, जो एक टेक्नोलॉजी, एक AI नहीं कर सकता। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन कभी रोबोट और ह्यूमन के दरमियान में नहीं बन सकता। सेली पहली रोबोट टीचर, कोशिश बहुत की जा रही है। रिंग्स में फाइट्स हो रही हैं, आयशा फैशन वॉक्स हो रही हैं, रोबोट्स कर रहे हैं और आप टीचिंग में लेके आ रहे हैं। आप AI के जरिए इंफॉर्मेशन तो दे देंगे, लेकिन आप इंसान कैसे बनाएंगे इंसान को? रोबोट इंसान को इंसान नहीं बना सकता। खैर, सेली पहली रोबोट नहीं है। कई मुल्कों में मुख्तलिफ अंदाज में इन रोबोट्स को इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है और एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। टीचर्स को जो कि है रिप्लेस करके तो उसकी जगह रोबोट लगाया गया है। इंडिया के अंदर आपको याद होगा काफ़ी पहले की बात है कि इसी तरह एक तालीमी ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम शालू रखा गया था, वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी और शालू भी सक्सेसफुल ऑपरेशन उस तरह से नहीं बन पाया जिस तरह से सैली के अगेंस्ट भी जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। और एहतजाज ही नहीं हो रहे बल्कि एट द सेम टाइम ये जो प्रपोजिशन थी कि हम रोबोट्स लेके आएंगे, इसको भी अब बताया जा रहा है वाइडर इंटरनेट पे कि कैंसिल कर दिया गया कि नहीं, टीचर्स ही रहेंगे। टीचर्स सवाल ये है कि क्या ये जो आइडिया है कि उस्ताद का अल्टरनेट रोबोट या AI हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है? क्या ये हो सकता है? क्या फ्यूचर के अंदर हम इसको देखेंगे? और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर तालीम है आयशा रज़ाक साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट उनका क्या ख्याल है कि AI रोबोट्स और AI टीचर्स होने चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आयशा, सबसे पहले वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, क्या होने चाहिए AI और रोबोटिक टीचर्स या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन जैसे मुजम्मिल बात कर रहे थे, वही सबसे बेहतरीन तरीका है तालीम को मुंतकिल करने का? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी क्या मुस्तकबिल करीब में भी आप ऐसी कोई सिचुएशन मैं तो नहीं फोर्सी कर रही जहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक ह्यूमन टीचर को एक AI बेस्ड किसी ह्यूमनॉइड के साथ। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को भी देखें ना, अगर तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक थी, जैसे आपने काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्स्ट इसका दे दिया। और लेकिन इसके साथ जो एक और पहलू है ना, वो ये नज़र आता है और उस पर आपके सवाल का जवाब भी है कि ना सिर्फ प्रॉब्लमैटिक है जिसके ऊपर फिर कम्युनिटी ने और टीचर्स ने आवाज़ भी उठाई है, बल्कि थोड़ी सी इनसिंसियर और इलेजिटिमेट सी आप कह लें कोशिश लगती है, अगर मकसद इनका कहने का ये है कि एजुकेशनल आउटकम्स हम इम्प्रूव करेंगे। देखें, जिस कम्युनिटी के अंदर ये फॉर एक्सपेरिमेंटेशन सेक
एक स्कूल इन्होंने चूज़ किया है, और जो कम्युनिटी चूज़ की है वो बहुत वल्नरेबल कम्युनिटी है वहाँ पर यूएस के अंदर। वो नेटिव अमेरिकन जिन्हें हम कहते हैं, जो हिस्टोरिकली वहाँ पर काफ़ी डिसएडवांटेज्ड रहे हैं। उनके बाव अजदाद को, उनके एंसेस्टर्स को ज़बरदस्ती उनके पेरेंट्स से छीन के बोर्डिंग स्कूल्स में डाला गया, एक तरह का गिनी पिग बनाया गया उस वक्त भी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। बड़े जनरेशनल ट्रॉमा से उनके बच्चे अभी भी वो कहते हैं कि गुजर रहे हैं। तो किसी इस तरह की लेस प्रॉस्परस कम्युनिटी के अंदर इस तरह का एक्सपेरिमेंट, जिसकी सक्सेस का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, इंट्रोड्यूस करवाना इन इटसेल्फ बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और इसकी इंटेंट जो है वो इससे ज़रा थोड़ी सी शो होती है कि देखिए, जैसे ड्रग ट्रायल्स होते हैं, कोई नई ड्रग आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप हमेशा उसके लिए सैम्पल पेशेंट्स का वो इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हों। और अगर तो ये सिंसियर एफर्ट थी, तो मेरा ये ख्याल है कि ये किसी बड़े उस तरह की पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी, ऐसे स्कूल में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी जहाँ पे कंडीशंस ठीक होती इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए। मेरा एक और सवाल है आयशा, हाउ डू यू मेजर सक्सेस? क्या पैरामीटर्स हैं आपके पास? आप किस चीज़ को, किस आउटकम को कहेंगे कि ये सक्सेस है और किस आउटकम को कहेंगे कि ये सक्सेस नहीं है? क्या अगर स्कूल जाने वाला बच्चा ही एक एजुकेटेड ह्यूमन बन के निकलेगा तो हम ये कहेंगे कि हम सक्सेस हो गए या पेरेंट्स सक्सेसफुल हो गए, या फिर एक घर में तालीम हासिल करने वाला बच्चा जिसने अपने शायद दादा दादी से सीखा हो, अपने पेरेंट्स से सीखा हो, अपनी कम्युनिटी से सीखा हो, उसको हम कहेंगे कि ये फेल हो गया? देखिए, बात ये है कि दो पहलू होते हैं ना एजुकेशन के। एक तो जाहिर है जिस तरह का वो एकेडमिक जो एक सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज होती है, जैसे आपने कहा कि वो तो चले ठीक है, आप एआई टूल्स इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, किताबें इस्तेमाल करते हैं और आप वो लर्न कर लेते हैं, लेकिन उसका एक ह्यूमन, एक सोशल एलिमेंट भी होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और गोइंग फॉरवर्ड ये जो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ रही हैं, हमें नज़र आ रहा है, तहकीक कह रही है कि वो बच्चे ज़्यादा कामयाब होंगे जिनके अंदर ह्यूमन स्किल्स या ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो देखें, उसको सिखाने के लिए वो जो क्लासरूम के अंदर आप 4-5 घंटे की बच्चों, या घर के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो अडल्ट्स के साथ एक मीडिएटेड एजुकेशन होती थी, जिसमें वो आप 4-5 घंटे की ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन एक रोल मॉडल के साथ दे रहे हैं। सिर्फ उस्ताद एक उस्ताद नहीं होता, सिर्फ एक ट्रांसमिट करने के लिए एक रोल मॉडल होता है। आपको याद है, मुझे याद है स्कूल के ज़माने में जो हमें अभी तक उस्ताद हमें याद है, वो इसलिए नहीं सिर्फ याद कि हमने उनसे मैथ्स बहुत अच्छा सीखा है, वो इसलिए हमें याद है, हमें उनके डंडे भी याद है, जो गलती करने पर हमने डंडे खाए थे, हमें वो भी याद। मैं आयशा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये उस्ताद का जो रिश्ता होता है एक स्टूडेंट के साथ और इसको रिप्लेस किया जा रहा है, क्या आपको ये लगता है कि जो बहुत टॉप लेवल पे बिलियनियर्स की एक दूसरे के साथ रेस लगी हुई है, एक तरफ इलॉन मस्क है, दूसरी तरफ पीटर थियल है, और उसके बाद हमारे पास ये एंथ्रोपिक और एनविडिया और ये सारी $1 बिलियन कंपनीज, $1 ट्रिलियन कंपनीज हमारे पास एक दूसरे के साथ बेस्ट एआई बनाने की रेस में लगी हुई हैं, कि एक्चुअली उनकी आपस की टसल का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि ये उस्ताद भी रिप्लेस कर दो, डॉक्टर भी रिप्लेस कर दो, बंदे की जगह मशीन ले आओ, और आज हम ये सफ़र कर रहे हैं। देखिए, कि बिल्कुल हो सकता है कि ये तो बात तय है ना कि ये आप पायलट कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके अंदर वो एक एजुकेशन का एलिमेंट तो नहीं होगा, इसके अंदर ये भी होगा कि अच्छा, इस तरह के ह्यूमनॉइड्स अगर इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह की सिचुएशंस में हमने इस्तेमाल करने हैं, आपको डेटा चाहिए उनको बेहतर बनाने के लिए, तो ज़ाहिर है कंपनीज का इंटरेस्ट भी उसमें बाहर हाल शामिल होगा। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, ये कितनी आयरॉनिक बात है कि यही बिलियनियर्स जब आप इनके बच्चों के स्कूलों के अंदर जाके देखते हैं, तो एक बड़ी मेजर पुश है, वो आपने स्वीडन के केस में भी देखा, इधर उधर और डेवलप्ड मुल्कों में भी और स्कूलों में भी देखा, जो रिच प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ के स्कूल्स हैं, वहाँ पर अब एक डिफरेंट डायरेक्शन में पुश है कि प्रिंटेड बुक्स की तरफ जाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा करें। तो क्या वजह है कि जो बिलियनियर्स के बच्चों के अपने स्कूल हैं, वहाँ पर बिस्पोक, कस्टमाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, ह्यूमन बेस्ड इंटरेक्शन अच्छे टीचर के साथ, उसको एक तरह का वो बोल्स्टर किया जा रहा है। और जो इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, हमारे जैसे मुल्क हैं, वहाँ पर पुश किया जाता है कि स्क्रीन ज़्यादा दे दो। अब तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, इंसान का नेमोड बदल मुझे गया तो ना कभी-कभी डर लगने लगता है आयशा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कि शायद एक बहुत ग्रैंड डिज़ाइन है,
एक बहुत ग्रैंड डिज़ाइन है जिसको फॉलो करते हुए ना पूरी दुनिया के लोग जो है ना उनको लगाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के पीछे, और जो लोग इसके पीछे हैं उन्होंने अपने बच्चों की ह्यूमननेस को प्रिजर्व करने के लिए ना ये सारी टेक्नोलॉजी दूर कर दी है कि हमारे बच्चों तक वो पहुंचनी नहीं चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन रखिए ताकि उनकी ह्यूमननेस जो है ना वो बरकरार रह सके। आयशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मजीद भी सेगमेंट्स रखें। इसके साथ ही हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम खबर है वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तवक्कुआत के मुताबिक जो हमने सोचा था, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, इंटरेस्ट रेट के अंदर तब्दीली नहीं की है और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट आया है वो 11.5% के ऊपर शरह सूद जो है वो बरकरार है। मरकज़ी बैंक का ये कहना है कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसके अंदर एक मरतबा फिर से कशीदगी है। आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें जो है उसके अंदर जो उतार चढ़ाव है वो भी हमारे सामने है, जिसकी वजह से महंगाई के खदशात दोबारा से बढ़ गए हैं। इसलिए फ़िलहाल शरह सूद के अंदर तब्दीली मुनासिब नहीं है। हालांकि ये मुतालबा कई महीनों से जारी है कि सिंगल डिजिट के अंदर शरह सूद को लेकर आया जाए ताकि जो बिजनेस है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो सके, लेकिन स्टेट बैंक ने बरकरार रखा है 11.5%। स्टेट बैंक ने बरकरार रखा है। दूसरी जानिब जून में महंगाई की जो शरह है वो कम होकर 11.1% तक आ गई है। इस तमाम ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर हमारे लिए मैसेज क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि आलमी मंडियां फ्लक्चुएट करें, ऊपर जाने में तो हम खुशी खुशी साथ चले जाते हैं, लेकिन वापस नीचे आने में वो ईज़ हमारे लिए ट्रांसलेट नहीं होती है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं AKD सिक्योरिटी लिमिटेड से सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मोहम्मद अली, और उनसे हम करते हैं अपने सवालात। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। और सबसे पहले स्टेट बैंक की ये शरह सूद जो है 11.5% बरकरार रखने का फैसला किया, आप इसको किस तरह से व्यू करते हैं? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से जंग वापस शुरू हो गई थी जो ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान है। उसने ऑयल प्राइसेस को वही 70 पे जहाँ पे एंड हो रहा था ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो 95 प्लस भी गया। तो वहाँ पे उन्होंने एक्शन लिया और बोला कि थोड़ा और फोकस करना चाहिए हमें, और इस पे हमें कंजर्वेटिव मेजर बेहतर रहेगा फिल वक्त। ऑलराइट, तो आम शहरियों के लिए घरेलू बजट जिन्होंने अपना मेंटेन करके रखना है, इस महंगाई का अगर हम लें जायज़ा, तो इस फैसले का आम शहरी की ज़िंदगी पे, महंगाई पर क्या असर है जो पड़ेगा? देखें, ऑयल एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, उसको इंटरनेशनल रेट पे ही अगर बेचें, नहीं तो आम शहरी को टैक्सेस के थ्रू ही कहीं ना कहीं से रिकवरी होगी। तो जैसे ऑयल की कीमत $25 मैंने अभी बताया 2 हफ्ते में बढ़ी, तो वो ट्रांसलेट होगा। हमने देखा पेट्रोल की प्राइस 450 से 299 भी आई थी पिछले महीने। तो जैसे ही वो नीचे आता है, जैसे ही ऊपर जाता है, वो ट्रांसलेट होता है। उससे कोई पर्सनली कोई आम शहरी को इतना नहीं लगना चाहिए। आलमी मंडी का असर है वो, और ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा अली, 11.5 पर बरकरार रखना, और स्टेट बैंक का ये कहना है कि क्योंकि 2 हफ्ते से दोबारा से मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वहाँ पर हमें कशीदगी नज़र आ रही है, किस हद तक रिलायंस नज़र आ रहा है आपका इस बात के ऊपर कि ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से रिलेटेड ही है, हमारी लोकल जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उससे रिलेटेड नहीं है? स्टेट बैंक ने सबसे बड़ा रीज़न यही दिया कि जियोपॉलिटिकल ही सबसे बड़ा सोर्स है इस अनसर्टेनिटी का। और पाकिस्तान, जैसे हम सबको पता है, 70% नेट ऑयल इंपोर्टर है। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों का इंपोर्ट करता है, और यही ऑयल की कीमत ही हर ट्रांसपोर्टेशन पे, फूड और फिर बिजली की कीमत पे ट्रांसलेट होती है। तो ये मेजरली स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी यही बोला, और फिर बाद में भी बताया लोकल इन्फ्लेशन थोड़ी हल्की भी हो रही है। 11.1 हुई ईयर ऑन ईयर पे, और 11.7 पिछले महीने थी। तो और कोर इन्फ्लेशन जो फूड इन्फ्लेशन क्या सिर्फ यही रीजन है जो स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से बताया गया? जी, मैंने अभी बोला, मैंने शुरू में जी गवर्नर ने यही बताया, ऑयल ही बड़ा रीजन है। नहीं, मैं गवर्नर या स्टेट बैंक की बात नहीं करी, बीइंग एन एनालिस्ट मैं आपकी बात करी हूँ। आपको क्या लगता है कि वाहिद यही रीजन है? अगर हम स्टेट बैंक भी हम फॉलो कर सकते हैं ना, सेंट्रल बैंक है ऑफ द कंट्री, वो मनी सप्लाई हैंडल करती है, उनके पास ही सबसे बड़ा डेटा होता है। तो अगर हम सेंट्रल बैंक की वर्डिंग को यकीन नहीं रखेंगे एज एन एनालिस्ट, तो आई थिंक देयर इज नो अदर सोर्स। तो बिल्कुल यही रीजन है, और ये डेटा भी बताता है ऑयल सबसे बड़ा कोरिलेटर है सारी इन्फ्लेशन का, ऑयल और USD PKR की जो एक्सचेंज रेट पैरिटी है। अच्छा, एक्सचेंज रेट पैरिटी की तो आपने बात कर दी, किस तरह से हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं।
ऑयल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ऑयल मार्केट्स के साथ प्राइसेस कुछ अनफेयर पब्लिक ओपिनियन जो है, क्योंकि पब्लिक अक्सर मामलात समझती भी नहीं है, बट पब्लिक ओपिनियन में ऊपर जाते हैं तो तेल की कीमतों के साथ महंगाई बढ़ा दी जाती है, नीचे आने लगते हैं तो फिर जी हमारा पैसा तकड़ा नहीं है और हमारे पैसे में दम नहीं है। इस शरह सूद को अगर हम लें और ये करंट फैसलों को अगर हम लें और अपने व्यू में रखें ऑयल प्राइसेस को, जो कारोबारी तबका है और जो सनद है, जो इंडस्ट्री है, उसको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन हालात में? कारोबारी तबके को तो बस आई थिंक ऊपर जाते हुए आपने बोला प्राइसेस, ये इकोनॉमिक थ्योरी के प्राइसेस थोड़ी स्टिकी होती, नीचे आते हुए टाइम लगता है और एडजस्ट होने में। जो सबसे पहले नीचे लाएगा, जैसे अगर पेट्रोल की कीमत वापस 280 हो जाती है तो सबसे पहले नीचे लाएगा और नीचे प्राइसेस लाने में ही उसकी कारोबार बढ़ता है। तो कारोबारी तबके को इंटेलिजेंट रहना चाहिए, सिर्फ ऊपर का प्रॉफिट नहीं देना चाहिए, फिर वो गलत प्रॉफिटेरिंग में आ जाता है। तो और ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल प्राइस स्पाइक्स की वजह से लोकल कीमतें तो बढ़ेंगी, तो ये है। ऑलराइट, तो अगर हम इसको अपने पैसे को देखें, अगर हम रुपए को देखें और रुपए की ताकत को देखें, तो ये करंट फैसला हमारे रुपए की ताकत से किस तरह से जुड़ा हुआ है? जी, मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा रुपए को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट का फर्क है वही डिटरमिन करता है कि हॉट मनी फ्लोज, मतलब बाहर का पैसा या जहाँ से भी इनफ्लोज है, आपके लोकल डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर में कैसे आते हैं। अगर बहुत हमने छूट दे दी मॉनेटरी पॉलिसी में तो पैसे का छापना या पैसा प्रिंट या पैसे मनी सप्लाई बढ़ता है और फिर वीकेंड होता है। तो स्ट्रॉन्गर मूव है अपने पीकेआर की पैरिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, और हमने देखा कि रोज तकरीबन एक एक पैसा रुपया डॉलर के मुकाबले में बेहतर ही हो रहा है। और मतलब हमारी appreciate हो मार्केट इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है? मार्केट में आपको मूवमेंट किस तरफ नजर आ रही है? ये मार्केट कल इस डिसीजन से पहले ही 7,000 पॉइंट ऊपर थी, क्योंकि थोड़ा सा पी स्टॉक्स के ऊपर वापस बातचीत है और आज भी ट्रंप ने ये रिटरेट किया कि वी आर रेडी पी स्टॉक्स के लिए। तो मार्केट अभी मॉडेस्टली ऊपर है, क्योंकि कल 7,000 पॉइंट ऊपर थी, तो थोड़ा सा इतना बड़ा इम्पैक्ट दूसरे दिन स्ट्रेट नहीं ले रही, लेकिन पॉजिटिव रुझान ही है। और कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो हमें बेहतर जगहों की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करने में हेल्प कर सके? वही ब्लू चिप आइटम को इन्वेस्टर्स पे रहना चाहिए। बैंक्स हो गए, ENPs हो गए, और फर्टिलाइजर्स हो गए, और सीमेंट्स हो गए। सीमेंट्स में भी सर्टेन अच्छे स्टॉक्स हैं, तो ये बड़े सेक्टर्स देखें, यही हमेशा मार्केट को लेकर चलते हैं। फर्टिलाइजर और सीमेंट में सबसे बेहतर स्टॉक क्या? देखें, सीमेंट में हमें तो पता है सबसे बेहतर कौन से, लकी सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट है, फौजी सीमेंट है। सीमेंट में 20 कंपनीज है, उसमें अगर टॉप 5 या 6 भी देख लें तो दे आर बेटर ऑफ। ठीक, ऑलराइट, थैंक यू मोहम्मद अली, आपने हमें ज्वाइन किया और मार्केट की डिटेल्स के साथ साथ थोड़ा सा ज़रा शरह सूद के ऊपर भी आपने एजुकेट किया हमें और अवाम को भी। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। व्यूअर्स, आई होप कि हमें इस वक्त बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए बेहतर डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम कन्फ्यूजन का शिकार है व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि नंबर्स इतनी तेज़ी से चेंज करते हैं कि इससे पहले आप ग्रास्प कर सकें कि आपके साथ हो क्या रहा है और आपके गिर्द क्या हो रहा है, और आपके हाथ में जो 1,000 रुपए का नोट है उसकी परसीव्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों के दरमियान फ़र्क किस तरह से देखना ये है कि ये जो शरह सूद को बरकरार रखा गया है, इसको ताजिर तबका किस तरह से देखता है, क्योंकि ताजिर तबके की तरफ से बारहा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आएं ताकि वो अपना बेहतर तरीके से कारोबार कर सकें। बट अगेन इसका जवाब मुझे नहीं मिला कि क्या कोई गुंजाइश निकल सकती थी या नहीं निकल सकती। इसके साथ ही वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.